क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास करंट अफेयर की क्लास है 8 मई की। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, जो WHO है ने कोरोना में भारत से क्या है 47.4 लाख लोगों की मौतों का क्या अनुमान लगाया है। यह आंकड़ा जो हमारे सरकारी डेटा है इससे कितना ज़्यादा है। जो WHO है इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट का कोई भी बेस नहीं है। ऐसे गुना भाग करके कि अगर एक कंट्री है उसके अंदर 100 लोग हैं, 100 लोग में से अगर 10 लोग मर रहे हैं, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, तो भारत के अंदर तो एक मतलब 140 150 करोड़ के आसपास लोग हैं, तो यहाँ लगभग इतने मरने चाहिए। इस हिसाब से क्या इन्होंने एक फर्जी आंकड़ा निकाल दिया हमारा। मतलब फर्जी नहीं कहेंगे, इनके बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन इनका जो रूल है ना वो ये है, हर जगह सेम अप्लाई नहीं होता। तो इन्होंने क्या अपने उस फॉर्मूले से क्या सीधा भारत का एक वो निकाल दिया आंकड़ा कि भारत के अंदर ना लगभग 47-48 लाख लोगों की मौत हुई है। लेकिन भारत ने क्या इतनी मौत नहीं दिखाई। भारत के अंदर जो है ये कितनी ज़्यादा मौतें हैं, ये लगभग 10 गुना ज़्यादा मौतें दिखा रखी है WHO ने। अब भारत सरकार ने क्या है इसे कैंसिल कर दिया कि हम नहीं मानते तुम्हारे आंकड़े को, और WHO ने हमारे आंकड़े को कह दिया कि नहीं आपका आंकड़ा ठीक नहीं है, हमारे हिसाब से तो 47-48 लाख मौतें या लोगों की जान गई है। अब भारत ने इसे नकार दिया क्योंकि कर तो कुछ सकता नहीं WHO, जब ये कोई प्रॉपर वो नहीं देता, क्या नाम है, एक रूल या रेगुलेशन से नहीं देता। जैसे भारत के अंदर है नॉर्मलाइजेशन लगा देते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताते क्या हुआ कैसे हुआ, इस तरह ये काम है। एग्जैक्ट नहीं बताते क्या किया, एक जैसे सबके सामने खोल के किया जाता ना आंकड़ा कि भाई आपने किस संस्था से सर्वे करवाया, कहाँ से आपको डाटा मिला, भारत का कहीं से कोई डाटा नहीं लिया, सीधा गुना भाग करके निकाल दिया, जबकि भारत में किसी से आके पूछा भी नहीं। तो ये क्या है, लगभग 10 गुना ज़्यादा है। कब के आंकड़े, जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई 2022 को क्या करी, अपनी ये रिपोर्ट जारी करी थी। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना से लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। और हाँ, एक खास बात और, ये खाली भारत के ही नहीं बता रहे कि भारत ने क्या नाम है, मतलब WHO का कहना तो यही है ना कि भारत के अंदर लोगों की मौतें ज़्यादा हुई है, ज़्यादा लोगों की जान गई है, भारत ने कम दिखाया है। सिर्फ भारत को ही नहीं कह रहे, ये हर देश को कह रहे हैं, जितने भी देश हैं सबको, कि तुमने इतनी कम दिखा रखी है, तुमने इतनी कम दिखा रखी है। तो अकेला ये मत सोचना कि भारत को लपेट रखा है, इन्होंने किसी देश को नहीं छोड़ा, हर देश को बोल दिया इन्होंने, किसी में कितने गुना, किसी में कितने गुना। हाँ, ले भारत को इन्होंने क्या टॉप लिस्ट में रखा हुआ है। भारत क्या है सेकंड नंबर पे, सबसे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा जो मिस्र देश है इजिप्ट, वहाँ दिखाया कि इनकी लगभग 12 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई है वहाँ। सेकंड नंबर पे इन्होंने भारत को दिखा रखा है। लेकिन वही बात है, कहीं से आंकड़े इन्होंने लिया नहीं है, इनका क्या बेस है वो नहीं पता। वैसे बताया था इन्होंने, लेकिन इतना भारत के उस पर सटीक नहीं बैठता हो। यह तमाम देशों के क्या है ऑफिशियल ये रिलीज डाटा से 3 गुना है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जितनी मौतें रजिस्टर्ड हुई उससे लगभग 3 गुना WHO का आंकड़ा निकल के आया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्या इतने लोगों की मौतों का क्या अनुमान लगाया गया है। यह दुनिया भर की मौतों का क्या 1/3 है। यह ऑफिशियल आंकड़ों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। हालांकि भारत सरकार ने कोविड-19 से 4.8 लगभग 4.5 या 5 लाख लोग मान सकते हैं, 4.8 लाख लोगों की मरने की बात कही थी। हम तो कह रहे हैं कि 4,80,000 लोग मरे, और ये सीधे ही कहा दिखा रहा है कि नहीं आपके यहाँ तो 47 लाख लोग मरे हैं, लगभग 10 गुना ही हो गया। मतलब सरकारी आंकड़ों से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं WHO क्या चीज़ है। ये हमारा WHO क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म तो हमें सब चीज़ की पता ही होनी चाहिए। जो WHO है ये लिखा है क्या, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन तो सबको पता ही है, जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ है तो हर काम यूनाइटेड नेशन में चल रहा है, करता कुछ है नहीं यूनाइटेड नेशन, फिर भी चलो जैसा भी है। तो हमें जो इस हमारे काम की जो बात है हम वो पढ़ेंगे सीधा। हमारे काम की बात है WHO, की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के अंदर, और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर है क्या।
जिनेवा क्या है, सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है किसकी, स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की है ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी। ये हमारा जो WHO है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1948 के अंदर हुआ था। वही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन है इसी के बहुत सारे पार्ट्स है, उसी की एक पेरेंटल बॉडी है क्या ये, हमारी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके इस समय पे जो वो है हेड है वो क्या है, यहाँ देख लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को बना, 74 साल से हो गए लगभग। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद क्या है ये भी बन गया था। हम 47 में आज़ाद हुए, अगले साल ही क्या बन गया, WHO। यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है हमें पता है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर है। जो इसके इस समय डायरेक्टर जनरल है या हेड है वो कौन है, टेड्रस एडोनम। ये देखे होंगे आपने भी, कुछ समय पहले ही क्या है भारत आए थे, बिल्कुल अभी 2022 के अंदर ही। गुजराती में भी बोल के दिखाया था इन्होंने कि केम छो मजा मचो, ऐसे ही बोल रहे थे। गुजराती में भी बोल के बताया था। और ये क्या इंडिया से भी पड़े हुए हैं ये, जो इन्होंने इन्होंने ना इबोला वगैरह के जो डिजीज थी अफ्रीका के अंदर, ये अफ्रीका के रहने वाले हैं। तो इबोला के डिजीज में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, उसकी को मतलब क्या बोलते हैं रिसर्च वगैरह में। इसके अलावा इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई अपनी भारत से भी करी है और भी देशों से करी होगी। मतलब भारत से भी क्या है ये टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं, मतलब हमारे यहाँ के टीचरों ने इन्हें भी क्या है पढ़ाया है। तो इसलिए इन्होंने थोड़ी सी हिंदी बोल के गुजराती बोल के दिखाई थी, मतलब इंडियन लैंग्वेज बोल के दिखाई थी। ये अभी 2022 में इन्होंने क्या है भारत के अंदर वो भी किया था, क्या बोलते हैं ये आए थे गुजरात के अंदर। इन्होंने क्या है एक आयुर्वेदा सेंटर भी खोलने की बात करी है WHO की तरफ से। भारत के अंदर क्या खोला जाएगा वो सेंटर। हाँ बस ये WHO क्या है ज़्यादातर बीमारी वगैरह से रिलेटेड क्या है काम करता रहता है, बीमारी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज़ में काम करता है। बस यही काम करे। सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट कहाँ आयोजित हुई। अभी आपको पता होगा भारत के जो प्रधानमंत्री थे क्या थे, एक टूर पे थे 2022 का, फर्स्ट ही टूर था उनका यूरोप का। उसके अंदर क्या है वहाँ इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ। वो कहाँ पे हुआ, ये हुआ कोपनहर्ग में। कोपनहर्ग क्या है, डेनमार्क एक राज्य है, उसकी क्या है राजधानी। अभी हम इनकी लोकेशन देखेंगे तो कहाँ ये सॉरी कोपनहेगन के अंदर डेनमार्क की क्या है राजधानी। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट 4 मई 2022 को क्या हुई, आयोजित हुई। इस समिट में क्या डेनमार्क की PM क्या मेटे, ये हमारा फ्रेडरिक्सन ने होस्ट किया। जो मेटे फ्रेडरिक्सन थी डेनमार्क की PM, बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री मोदी से भी मिली है ये, इन्होंने होस्ट किया था। समिट में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्या शामिल हुए। इसके अलावा ये जो हमारी नॉर्डिक देश है इनकी प्रधानमंत्री भी इस समिट में शामिल हुई। इन देशों में ना नॉर्डिक जो देश है इनके अंदर ये स्वीडन फीडन वगैरह जितने भी देश है इनके अंदर महिला ही है यहाँ की जो मेन है प्रधानमंत्री। इस समिट में कई मुद्दों पर क्या बातचीत भी हुई। इसके अलावा वर्ष 2018 में हुई फर्स्ट इंडियन नॉर्डिक समिट के बाद भारत नॉर्डिक देशों के संबंध का रिव्यू किया गया। पहली जो ये अभी क्या है दूसरे, एक सेकंड में से कलर कर दो पहले। पहली क्या थी, अब हुई है सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट। इससे पहले जब फर्स्ट हुई थी कब हुई थी 2018 में। तो इस बार जब सेकंड हुई थी इसके अंदर जो हमारे जो भारत के और नॉर्डिक देश है इनके आपस में क्या संबंध है उसके ऊपर भी क्या बातचीत वगैरह की गई। तो एक बार नॉर्डिक देख लेते हैं क्या ये। द नॉर्डिक कंट्री इज अ जोग्राफिकल कल्चरल रीजन, नॉर्थर्न यूरोप के अंदर की कंट्रीज है, नॉर्थ अटलांटिक के अंदर है। इसके अंदर क्या अभी हम मेनली पढ़ेंगे कौन कौन सी कंट्री आती है। देखो ये भारत का क्या उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ स्फीयर के अंदर नॉर्थ पोल है, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा। हम अपना भारत ढूंढते हैं इससे फिर हम सब पता लगा लेंगे। देखो ये रहा हमारा भारत, जहाँ मेरा कर्सर है, जहाँ मेरा कर्सर है भारत है। ये ऊपर चाइना मंगोलिया रशिया, ये रशिया बिल्कुल ऊपर तक ही जाता है। और यहाँ पे क्या है ये हमारी ये कंट्रीज है। ये कंट्री कौन सी है, वही क्या नाम है इनका, नाम है लाइन से ही नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क, वो सॉरी नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। डेनमार्क ये है, ये हमारी क्या आइसलैंड है, ये क्या हमारी ग्रीनलैंड है।
अभी हम यहाँ देखते हैं, रुक जाओ। ये नॉर्डिक है, ये कंट्री है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ देख लेते हैं। 5 सोवन स्टेट है। पहला क्या है, डेनमार्क। डेनमार्क का झंडा देख लिया। अगला क्या है, फिनलैंड। फिर क्या है, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये क्या है, इसके अंदर की कंट्रीज है। अब ये मैप से अगर थोड़ा सा और दिख जाए तो ठीक है, वैसे तो मैंने दिखा दिया। हाँ, इसमें कुछ है विजिबल। देखो ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है और ये क्या है, नॉर्वे है। ये नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड तो हो गया। इसके अलावा ये छोटा सा है, डेनमार्क है, ये आइसलैंड और ये हमारा ग्रीनलैंड। बस ये हमारी नॉर्डिक कंट्रीज। इसके अलावा और भी इसके अंदर फेरो आइलैंड भी है और हमारा क्या है, ग्रीनलैंड भी है। फेरो आइलैंड वही है जो डेनमार्क के हिस्से के ये आइलैंड है। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ। एक सेकंड, कैसे आएगा। ये जो है हमारे क्या, ये सिंपल फेरोज है, नॉर्थ अटलांटिक आर्किपिलागो आइलैंड कंट्री है, इतने मिलीटर दूर है, स्कॉटलैंड है। ग्रीनलैंड की तरह कंट्री है, ये डेनमार्क के अंडर में आती है। मैं भी वो थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है मुझे, ये डेनमार्क के अंडर में आती है या उसके अंडर में आती है, मेरे ख्याल से डेनमार्क के अंडर में आती है। डेनमार्क के अंडर में आती है। इसके अंदर भी वो हुआ था, सबको पता भी होगा, जो इनके यहाँ एक त्योहार होता है, इसके अंदर इन्होंने क्या, डॉल्फिन वगैरह को मार मार के पहले उन्हें बीच पे लाए इकट्ठा करके और फिर उन्हें बहुत बेरहमी से क्या मार दिया। इसके ऊपर इनकी निंदा भी हुई बहुत ज़्यादा, और ये ऐसा काम इस आइलैंड पे हुआ था। पीएम मोदी ने, जो पीएम मोदी है, इन्होंने डेनमार्क की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने एग्रीमेंट साइन किए, ये साइन हुए। जब अभी डेनमार्क की यात्रा, इसके दौरान कितने, 7 एग्रीमेंट क्या साइन हुए। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से 3 मई 2022 को डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में द्विपक्षीय क्या करी, वार्ता करी। इसके अंदर 7 एग्रीमेंट को क्या किया, साइन किया गया। इसके अलावा 2 प्रमुख एग्रीमेंट की क्या घोषणा भी करी कि फ्यूचर में कर लेंगे। और डेनमार्क की जो क्वीन है ना, ये मार्गरेट सेकंड, इन्होंने पीएम मोदी का क्या, बहुत अच्छी तरीके से स्वागत भी किया। ये तो न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा कवरेज मिल रही थी इस खबर को। ये पीएम मोदी अब यहाँ गए, यहाँ गए, सबसे पहले ये जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस गए थे ना, उसी यात्रा के दौरान करके आ गए सब काम। अभी क्या है, मई 2022 के अंदर रेपो रेट बढ़ा दी आरबीआई ने। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसने अपनी रेपो रेट बढ़ा दी। पहले इसकी रेपो रेट 4 थी, अब 4 से बढ़ा के इसने कितनी कर दी, हमारी 4.4%। इसका कहना है कि मैंने ये इसलिए बढ़ाई है ताकि महंगाई पे नियंत्रण ला सके। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए क्या इसने अपनी आ, ये जो रेपो रेट थी इसे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसी बोलते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक समीक्षा के आपात बैठक में 4 मई को क्या ये फैसला दिया। और जो आरबीआई के जो अभी वो है, हेड है, वो क्या, शक्तिकांत दास, अभी आगे पढ़ लेंगे। आरबीआई ने मई 2022 में कितने बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी करके रेपो रेट को 4.4% कर दिया। ये ना एक बेसिक पॉइंट में बढ़ती है, तो अभी इसने क्या किया, 40% बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी करके 0.5% रेपो रेट, सॉरी 0.4% रेपो रेट क्या बढ़ा दी। अब 40.4% के बराबर है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं हमारे 10.1% के बराबर होता है। ये क्यों किया, लगातार महंगाई इतनी बेकाबू हो गई थी, तो आरबीआई ने क्या, ये फैसला इसे लेना पड़ा, ऐसा आरबीआई का क्या है कहना है, ताकि हम क्या है महंगाई पे नियंत्रण रख सके, इसलिए किया। आमतौर पर ये मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू क्या होता है, हर 2 महीने पर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है हर 2 महीने में बढ़ाना घटाना करते हैं, कभी कभी बढ़ाते हैं जब इन्हें लगता है कि महंगाई कम ज़्यादा, इस हिसाब से क्या अपनी रेपो रेट को मेंटेन रखते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। महंगाई को कम करने के लिए, ठीक है। देश में जीएसटी राजस्व संग्रह, जो अभी हमारा 2000 अप्रैल 2022 के अंदर जीएसटी कलेक्शन हुआ, कितना हुआ,
ये हुआ 1.67 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत अच्छी खासी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। अब अप्रैल तक रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ। इसमें सबसे बड़ी वजह महंगाई और आयात का बढ़ना है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं, तो क्या जीएसटी कलेक्शन भी सरकार का बढ़ा है। तो जीएसटी कलेक्शन में एक तो महंगाई और हमारा जो इम्पोर्ट है वो बढ़ा है। इस वजह से क्या हमारा इस बार का जो जीएसटी है ये मतलब रिकॉर्ड तोड़ लेवल पे मिल आया है। मतलब सरकार को फायदा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहली बार क्या है, जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का हुआ है। जो पाकिस्तान वाले हैं वो इसलिए भी परेशान रहते हैं, वो कहते हैं कि एक हमारा देश है, मतलब उनका देश है पाकिस्तान का, वहाँ कोई मतलब टैक्स ही दे के राजी नहीं है। और एक भारत जैसा देश है, यहाँ क्या है मतलब लोग इतने ईमानदार तो हैं, सारे ना हो, अधिकतर लोग ईमानदार है। इसलिए यहाँ क्या है, जैसे ही ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुई, मतलब जैसे ही एक इंसान को टैक्स देने में कोई भी दिक्कत नहीं थी असली, तो वो तो किसी ना किसी तरीके से दे ही रहा था टैक्स। अब क्या है मतलब थोड़ा इजी कर दिया टैक्स भुगतान के तरीकों को। इसलिए भारत के अंदर क्या है, हर महीने हम देखते हैं एक नया रिकॉर्ड बनता जाता है। तो ये हमारे भारत के लिए अच्छी बात है। और यहाँ के लोग इतने ईमानदार तो हैं कि जो अगर वो कुछ कमा रहे हैं और उनका मतलब एक अपनी मेहनत की कमाई है, तो उसमें से टैक्स भी देते हैं। इससे हमारी सरकार को भी फायदा है और भी है। सरकार का कहना है कि हमने कड़ाई करी जिससे टैक्स चोरी कम हुई। कह भी सकते हैं नहीं भी। भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर ये कढ़ाई कर दे, आज से पहले क्यों नहीं हुई कढ़ाई, लोग तो इतने थे, थोड़े बहुत ही तो बढ़े हैं। टैक्स अब क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब टैक्स भरने में क्या है, सहूलियत है। ईजिली अगर कोई इंसान टैक्स पे करना चाहता है ईजिली भर पाता है। पहले किसी को पता ही नहीं था टैक्स है क्या, भरना कैसे है। जो फिर गवर्नमेंट जॉब में होते थे उनका ही कुछ जो सरकार अपनी तरफ से टीडीएस पीडीएस टैक्स पैक्स जो काटती होगी काट लेती होगी। बाकी नॉर्मल इंसान नहीं भरता था टैक्स। लेकिन अब देखा जा रहा है कि नॉर्मल इंसान भी भर रहे हैं। और जैसे हम जैसे लोग हैं, हम जैसे मतलब मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ अभी। इस हम जैसे का मतलब जब मैं बोलता हूँ आपसे मतलब है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट एज में हो। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो नौकरी भी कर रहे हैं, मुझे पता है। मतलब मैसेज आते हैं तो आप बताते हो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मतलब जॉब भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं मेरी, वो भी जॉब कर रही हैं। तो हाँ, वो भी भरती हैं टैक्स, सीधी सी बात है। बाकी फ़िलहाल मैं स्टूडेंट का मतलब मेरा क्या है, आ, वैसे मत लेने से मेरा मतलब है स्टूडेंट से जो इस टाइम घर पे खाली बैठा है, उसका वो है फ़िलहाल स्टूडेंट। तो वो भी क्या है, अगर वो एक पेन भी खरीद के ला रहा है तो जीएसटी तो उस पेन पे भी लगता है। तो टैक्स पे वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपने आप को सोचे कि भाई हम तो खाली पड़े हैं, हम तो अपने देश की उन्नति में भाग नहीं दे रहे, हम पढ़े पढ़े भी सरकार को बहुत टैक्स दे चुके हैं। तो सरकार को तो हर तरफ से फ़ायदा होता है, कोई डायरेक्ट टैक्स दे या इनडायरेक्ट दे, सरकार को दोनों तरफ से क्या होता है, फ़ायदा। ज़्यादा बात नहीं करता, बस ख़त्म कर रहा हूँ। जो तरुण कपूर को पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया, इससे पहले वो किस मंत्रालय में थे। अभी आपने सुना भी होगा, जो तरुण कपूर है इन्हें क्या है, पीएम का मतलब सलाहकार नियुक्त किया गया है। एक आईएएस ऑफिसर है, ये बात तो सही सीधी सी। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर थे। ऑयल एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम मतलब ऑयल और प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, ओएनजीसी। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। उनको 2 वर्ष के लिए इस पद पे क्या नियुक्त किया गया है। तरुण कपूर के बारे में हिमाचल प्रदेश कैडर के मतलब एक आईएएस अधिकारी है हिमाचल प्रदेश कैडर 1987 बैच के। 30 नवंबर 2021 को ओएनजीसी के उससे क्या रिटायर हुए थे। इधर से रिटायर हुए और यहाँ आके फिर इन्हें जॉब मिल गई। इनको तो मिलती रहती है खैर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी। मुख्यमंत्री मितान योजना किसने करी है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने करी है। मितान का अर्थ क्या होता है, मित्र या दोस्त। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का क्या लाभ उठा सकेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट की सेवाएं होती है उसका लाभ क्या है, घर बैठे उठा सकेंगे। अभी स्टार्टिंग में क्या 100 सेवाएं स्टार्ट की है, धीरे धीरे से बढ़ाएंगे भी। इसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर क्या शुरू किया जाएगा।
अभी पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है छोटे स्केल पे शुरू करना, अगर ये सफल रहा तो बाद में से बढ़ा भी देंगे। छत्तीसगढ़ के जो हमारे सीएम है वो कौन है, ये भूपेश बघेल है। गवर्नर अनुसुईया उके है, वैसे याद रहना चाहिए, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो जेफ बेजोफ है की जगह अमेजन सीईओ सॉरी जेफ बेजोफ की जगह अमेजोन का सीईओ कौन चुना गया। जो हमारे जेफ बेजोफ थे इन्हें हटने के बाद अगला सीईओ किसे चुना गया, ये पता ही होगा सबको, एनडी जैसी। अब का नहीं है, मतलब नाम कोई नया नाम नहीं है। अमेजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन्हें क्या सीईओ चुना गया, वह आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को अमेजन के सीईओ बन जाएंगे। जेफ बेजोफ अमेजन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष क्या बने रहेंगे। जेफ बेजोफ अध्यक्ष तो बने रहेंगे कार्यकारी तौर पे, लेकिन जो एनडी जैसी है क्या आधिकारिक तौर पे क्या सीईओ चुन लिया जाएगा। अमेजन इसकी स्थापना क्या थी, 5 जुलाई 1994 को क्या हुई थी। मुख्यालय क्या है भाई, यूएस बेस्ड कंपनी है, जितनी भी अमीर अमीर कंपनियां हैं सब क्या है यूएस बेस्ड कंपनियां होती हैं। एनडी जैसी ये इंसान है देख लो, और जेफ बेजोफ की शक्ल ये भी सबको ने देखा ही होगा जेफ बेजोफ। अब दुनिया के अमीर आदमी नहीं रहे, लेकिन अब दुनिया के अमीर आदमी कौन है, एलोन मस्क। वो अलग ही एक फिल्म ही है, वो भी अलग, मतलब एक मतलब बहुत ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं जो कोई इंसान सोच नहीं सकता, ऐसे काम वो अगला करके बैठ चुका अलग। मतलब मंगल मिशन और आपका इंसान के ब्रेन के अंदर चिप लगा देना, उसकी मेमोरी हैक करना, पता नहीं कितने तो बंदर मार दिए उसने इस चक्कर में। लेकिन हाँ ऐसे ऐसे काम कर चुका जो हमने अभी सोचे भी नहीं होंगे। और जो स्पेस के अंदर दुनिया भर का कचरा ले जाकर कर दिया उसने, इतनी सारी सैटेलाइट, मतलब जो जितनी भारत ने अभी तक लॉन्च भी नहीं करी होगी ना सैटेलाइट, उससे ज़्यादा तो उसकी अंतरिक्ष में भी उड़ रही है सैटेलाइट। एक प्राइवेट फर्म है अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, उससे भी ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड बना चुका। और उसका जो एम है वो ये है कि दुनिया में जितनी भी सैटेलाइट बाकी सबकी उड़ रही है उनकी एक तरफ, और इसकी अकेले की सबसे ज़्यादा, ये तो इसका एम है। और भी मतलब बहुत सारे एम है। तो एलोन मस्क का नाम सबको पता ही है, अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, ट्विटर को भी खरीद लिया है। और उसका मत ये था, मतलब उसे खरीदने के अंदर, कि मैं प्राइवेट स्पीच को क्या देना चाहता हूँ, बढ़ावा देना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने ट्विटर को खरीदा तो उन्होंने सिंपल सी एक लाइन ही कही, जो मेरा सबसे बेस्ट क्रिटिक होगा, मतलब जो मेरा सबसे बड़ा आलोचक होगा, मैं उसका जो ट्वीट है वो भी डिलीट नहीं करने का ट्विटर पे से। तो एक अच्छी बात भी है, खैर ये हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया, ये मैं पहले भी बता चुका। ये हमारा कब बनाया गया, 4 मई को। इस दिवस पर उन अग्निशामक विशेषज्ञों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान क्या अपनी जान गंवाई। अब सबको पता होगा जो अग्निशामक है, एक काम तो पता है ना, एक बोल्डनेस वाला काम है। तो इस दौरान क्या आग आग वगैरह को बुझाते समय कई बार क्या है, जो हमारे एक तरह से सोल्जर ही बोलेंगे हम इन्हें भी, तो इनकी क्या जान चली जाती है इन सिपाहियों की। तो उन्हें सम्मान देने के लिए क्या किया जाता है, और किसी की जान बचाते समय जान चली जाती है तो उन्हें ही सम्मान देने के लिए क्या है, ये बनाया गया है अग्निशामक दिवस 4 मई को। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आज एक मैराथन अपलोड हो जाएगी, एक या दो, और धीरे धीरे क्या है मैराथन भी, अब मैराथन अपलोड होती रहेगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। मैंने मैराथन बना के रखी थी, लेकिन मेरी किसी कारणवश मैराथन क्या थी, डिलीट हो गई। मतलब उसके अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया, क्या आया वो, मतलब उसके अंदर मतलब चल नहीं पाई। फिर मुझे दोबारा बनानी पड़ी, इसलिए मैराथन आने में 1 या 2 दिन लेट हो गया। तो मैराथन भी होगी, और एक जो हमने पढ़ लिया उसका भी रिवीजन टेस्ट होगा। उसे आप टेस्ट मान लो या मैराथन मान लो, कुछ ही मान लो। हमने जितना पढ़ लिया हम उसका रिवाइज भी करेंगे और कुछ अलग क्वेश्चन भी करेंगे, मैराथन में सब इंक्लूड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।